हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फरहान एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर किया था, दिस टॉपिक नेम इज अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, जिसमें लेटर्स के कनेक्शंस हमने कंप्लीट किए थे। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि आपको अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इस टॉपिक के ऊपर होगी। दिस टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन। अपने आप में ये टॉपिक जो है वो बहुत मेन माना जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, और हर एक एग्जाम्स के अंदर जहां जहां लॉजिकल रीजनिंग का फॉर्मेट्स आता है वहां वहां ये टॉपिक जरूर आएगा आपके पास में। टॉपिक के नेम से आपको ये तो डिसाइड हो गया होगा कि आपको जो भी रिलेशंस लेने हैं वो रिलेशंस कनेक्शन किससे होने चाहिए? ब्लड से। और ब्लड से कनेक्शन ना, दो तरह से ब्लड के कनेक्शंस होते हैं। एक ब्लड होता है जो कि होता है डायरेक्ट ब्लड, और एक ब्लड होता है इनडायरेक्ट ब्लड। अगर मैं डायरेक्ट ब्लड की बात करूं तो डायरेक्ट ब्लड में केवल 4% ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एक मदर, एक ब्रदर, एक सिस्टर, एक वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर एंड फादर। ये 4% ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट ब्लड से कनेक्टेड होता है। बाकी जितने भी रिलेशंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, तो इनडायरेक्ट में आपके पास में लिंक वाइज कनेक्शंस बनते हैं, और लिंक में दो फैमिलीज होती हैं। एक फैमिली होती है पैटर्नल फैमिली और एक होती है मैटरनल फैमिलीज। पैटर्नल का मतलब होता है कि लिंक होता है फादर से, कि अगर मेरे दादा से रिलेशन रखना है मुझे तो ग्रैंडफादर, लेकिन ग्रैंडफादर डायरेक्ट ब्लड नहीं है, बीच में लिंक होंगे फादर। तो फादर की फैमिली से जो भी जुड़ा हुआ है उस रिलेशंस के आगे पैटर्नल लगाना जरूरी है। मतलब कि हिंदी में अगर आप चाचा कहते हो तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में अंकल कहते हो तो भी ठीक है, और पैटर्नल अंकल कहते हो तो भी ठीक है। और अगर जिसका रिलेशन मदर से लिंक में हो, मदर की फैमिली से हो, मतलब कि नाना नानी, मामा मामी, भांजा भांजी, मौसी मौसा, अगर ये रिलेशंस आपके सामने आते हैं तो वो सारे के सारे जो कनेक्शंस होंगे वो होंगे आपके किसकी बिहाफ पर? तो वो होंगे आपके मैटरनल फैमिलीज के बिहाफ पर। तो इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन। अगर मैं ब्लड रिलेशंस की बात करूं तो मैंने बता दिया है दो तरह के रिलेशंस होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें फैमिलीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे पर्सन आते हैं। लेकिन आपको वो रिलेशंस तो लेने ही नहीं है जिसका कनेक्शन ब्लड से नहीं है। एग्जाम्पल दूं तो नेबर्स, पड़ोसी। अब पड़ोसी पास में रहते हैं, रिलेशन अच्छे खासे बन जाते हैं, लेकिन ब्लड का कनेक्शन है नहीं ना। और फ्रेंड्स साथ में रहते हैं, रिलेशन अच्छे खासे बन जाते हैं, लेकिन ब्लड का कनेक्शन है नहीं ना। स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सन, स्टेप सिस्टर, स्टेप डॉटर, ये रिलेशंस ब्लड के कनेक्शन में बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर ये बिल्कुल नहीं आएंगे तो उस केस में आपको बस रिलेशंस वही लेने हैं जिनका कनेक्शन ब्लड से है। और अगर ब्लड के कनेक्शंस की बात करते हो तो वो बता दिया है मैंने। अब मैं इस टॉपिक के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेता हूं। जैसे कि इस टॉपिक के अंदर दो तरह के जेंडर होंगे। एक जेंडर होगा जिसे हम कहेंगे मेल, और एक जेंडर होगा जिसे हम कहेंगे फीमेल। इसमें थर्ड जेंडर का कोई यूज होगा नहीं, बिकॉज थर्ड जेंडर जो है वो ब्लड से कनेक्टेड नहीं होता है। ब्लड से कनेक्टेड केवल दो ही जेंडर होंगे, एक मेल और एक फीमेल। ये चीज ध्यान रखिएगा। जब भी कभी आप मेल की बात करते हो ना, तो मेल को प्रेजेंट कैसे करोगे, मेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो इसको एक फिगर से रिप्रेजेंट करोगे, और दिस फिगर इज रेक्टेंगल फिगर। कि जिस भी नेम के ऊपर अगर मैं रेक्टेंगल शो कर देता हूं, मींस दैट दिस इज अ मेल, और जिस भी नेम के ऊपर अगर मैं सर्किल शो कर देता हूं, मींस दैट दिस इज अ फीमेल। ये चीज ध्यान रखिएगा। सर ये रेक्टेंगल और सर्किल का थोड़ा और एग्जांपल दो ना। तो एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे हो सकता है। जैसे कि रिलेशन मैंने एक फॉर्मेट मैंने बनाया, एक रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा, दिस रिलेशनशिप नेम इज फादर एंड डॉटर, पिता और पुत्री। सबको कंफर्म है फादर, फादर इज इक्वल टू मेल, मेल इज इक्वल टू रेक्टेंगल। सबको कंफर्म है डॉटर, डॉटर इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल इज इक्वल टू सर्किल। सबको यह भी कंफर्म है कि फादर एक जनरेशन ऊपर होता है, डॉटर एक जनरेशन नीचे होती है। तो इस रिलेशनशिप का अगर मैं ये डायग्राम आपके सामने बनाता हूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तो आपके सामने ये डायग्राम बनाने के बाद में ये ऑलरेडी आपको डिसाइड हो चुका है कि इसमें फादर कौन से हैं, डॉटर कौन सी है। और ये डायग्राम बनाने के बाद आप क्या बोलोगे, सर अब तो इसके अंदर ना तो फादर लिखने की जरूरत है ना डॉटर लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है कि एक जनरेशन का ऊपर नीचे गैप है। फादर इज इक्वल टू मेल रेक्टेंगल, और सर्किल इज इक्वल टू डॉटर, डॉटर इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल जनरेशन नीचे और फादर एक जनरेशन ऊपर।
तो इस डायग्राम से आप बहुत सारी बातें लिखने से कम रख सकते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ही एक बात को आराम से समझाया जा सकता है और एक बात को आराम से समझा जा सकता है। तो डायग्राम यहां पे आपको एडवांस लेवल फील करवाती है। जैसे एक और मैंने आपके सामने रिलेशन लिखा, दिस रिलेशनशिप नेम इज मदर एंड सन। जैसे मैंने नाम बोला तो आपके माइंड में इसका डायग्राम बन चुका होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका डायग्राम आपने ये बनाया होगा। सही भी है, गलत नहीं है, इसका डायग्राम आपने यही बनाया होगा मदर एंड सन का, कि जनरेशन ऊपर मदर और जनरेशन नीचे सन। नाम लिखने की जरूरत नहीं, बिना समझे बिना लिखे भी आप समझ सकते हो। या फिर अगर मैं एक और रिलेशन आपके सामने बनाऊं इसके अंदर, इस रिलेशनशिप नेम इज ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर से मुझे एक और बात आपको बतानी है। रियल लाइफ में क्या होता है ना, कि आप अगर ब्रदर कॉल करते हो तो वहां पर ये डिसाइड नहीं होता कि ये ब्रदर कौन सा है, रियल ब्रदर या कजन ब्रदर। लेकिन टॉपिक के अंदर आप जब भी कभी ब्रदर कॉल करोगे तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट रियल ब्रदर होगा, मतलब कि सिबलिंग्स वाला ही केस होगा। अगर कोई रिलेशन होगा जो कि कजन में है तो कजन का लगाना जरूरी है, मतलब कि आपको किसी रिलेशन को दिखाना है तो प्रॉपरली एक्चुअल शो करना पड़ेगा, प्रॉपरली पूरी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। अगर नहीं लिखोगे तो फिर बात यहां पर बाय डिफॉल्ट यही समझाएगी, अगर ब्रदर सिस्टर है तो इजिकल टू सिबलिंग्स रियल ब्रदर एंड सिस्टर, ये मान के चलिएगा। इट्स क्लियर। तो इसके अंदर हम कंटिन्यू करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर का डायग्राम कैसे बनेगा। तो आप सबको पता है कि ब्रदर एंड सिस्टर इजिकल टू सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन का मतलब है सेम डायग्राम को बनाना। सेम डायग्राम को बनाना ये जरूरी है हम लोगों के लिए। और एक और रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा, दिस रिलेशनशिप नेम इज हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब कि पति और पत्नी। अब आप सबको यह भी पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ इज द सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सेम डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेम डायग्राम है, प्रॉब्लम यह है कि ब्रदर एंड सिस्टर और हस्बैंड वाइफ का डायग्राम बिल्कुल सेम है। जब आप कभी डायग्राम बनाओगे या जब कभी आप क्राउड में देखोगे तो आप क्राउड में अगर सेम डायग्राम होगा तो क्राउड में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचान करोगे कि इसमें हस्बैंड वाइफ कौन है और इसमें ब्रदर एंड सिस्टर कौन है। दोनों रिलेशनशिप थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े क्या बहुत डिफरेंट है। और अगर सेम डायग्राम बनाओगे तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि दिस इज द ब्रदर है, दिस इज द हस्बैंड। तो इन दोनों रिलेशनशिप में से किसी एक रिलेशनशिप को आपको थोड़ा डिफरेंट पेश करना होगा, थोड़ा डिफरेंट शो करना होगा। और अगर डिफरेंट शो करना है तो वो होगा मैरिड कपल वाला शेप। और जब भी कभी आपके सामने एक मैरिड कपल आता है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ आता है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में आप 2 लाइन लगाइएगा। रीजन तो कुछ भी नहीं है, लॉजिकल रीजन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक आराम से आइडेंटिफाई कर सको तो आइडेंटिफाई अब हो सकता है कि ब्रदर एंड सिस्टर कौन, हस्बैंड वाइफ कौन। बिना कुछ लिखे भी आप कंफर्म कर सकते हो। तो बस अपने दिमाग में यह कंफर्म रखना कि जब भी कभी मैरिड कपल की बात आती है तो मैरिड कपल का मतलब यह होगा कि उन दोनों के बीच में डबल लाइन होगी, होगा सेम जनरेशन, बाकी सब कुछ सेम है, डबल लाइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यह है एक टॉपिक का थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन जानना, जिसे आपको मैंने बता दिया है। इट्स क्लियर। अब आपको मैं बता देता हूं कि इस टॉपिक के अंदर आपके पास में कितने टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर सको कि जब हम क्लास स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो कहां तक हमें देखना होगा, कितनी क्लासेस हमें करनी होगी। तो इस टॉपिक के अंदर मैं 3 टाइप्स के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और 3 टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला टाइप नंबर 1, दिस टाइप नेम इज बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा टाइप नंबर 1, दिस टाइप नेम इज बेसिक क्वेश्चन। कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक तथ्यों के ऊपर होंगे, जैसे कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी सी की बहन है। तो ऐसे रिलेशन जो कि लेटर्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी या फिर पी क्यू आर एस टी यू, वो रिलेशन सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस में ही आएंगे। उसके बाद में टाइप नंबर 2, दिस टाइप नेम इज कोडेड रिलेशनशिप। और वैसे अगर कहा जाए तो एग्जामिनर्स फेवरेट टाइप इज कोडेड रिलेशनशिप। कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज के टाइम में मैक्सिमम एग्जाम में एग्जामिनर्स फेवरेट टाइप, दिस टाइप नेम इज कोडेड रिलेशनशिप। कि हर एक रिलेशन को वो कोड करके आपको दे देगा, हर एक रिलेशन को वो कोड करके आपको दे देगा।
कैसे? ए प्लस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ, तो इसमें कोड क्या है? प्लस। तो कोड होते हैं सिंबल्स और उसको रिलेशन में शो कर दिया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट टाइप जो होगा आपके लिए, दिस टाइप नेम इज, तीन ही टाइप हो गए इसके अंदर, और थर्ड एंड लास्ट टाइप, दिस टाइप नेम इज पॉइंट। पॉइंट मतलब कि इशारा करना, कि इशारा करते हुए वो आपको रिलेशन को शो करेगा। कैसे इशारा करेगा सर? तो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, रीमा सेट, रीमा ने कहा, तो पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, पॉइंट करते हुए, या फिर पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, राजन सेट, राजन ने कहा, या फिर पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, किसने कहा? रीमा ने कहा, रीमा सेट। तो पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप में आएंगे। अगर किसी ने देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ करके बताना कि सर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, बहुत आते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये चीजें जो मैंने आपको लिखवाई है वो जरूर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कर। मैं साइड हो जाता हूं। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो सबसे पहला टाइप, जैसा कि सर ने बोला, टाइप नंबर 1, दिस टाइप नेम इज बेसिक क्वेश्चन। देखो कुछ चीजें समझ लोगे तो बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं इसके अंदर, बहुत सारे बना रखे हैं, इतने कि आप करते 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 ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट जाए तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि करवाने के बाद छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कि अब आपको बेसिक क्वेश्चंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाते हैं, इसलिए कुछ देर के लिए आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आगे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। दिख रहे होंगे क्वेश्चंस आपको, ऐसा नहीं है, बाइलिंगुअल है, आपको कंफ्यूजन, आपका कोई भी कंफ्यूजन दूर दूर तक नहीं रहेगा। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 से। सबसे पहला टाइप, अगर मैं सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो टाइप नंबर 1, दिस टाइप नेम इज कॉमन बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको मैं दे रहा हूं, अभी तो देखो बाइलिंगुअल नहीं, अभी तो केवल मैं इंग्लिश में बताऊंगा, केवल आप देखो आराम से बैठ के। तो क्या बोल रहा है ये फॉर्मेट्स? पहला आएगा एक स्टेटमेंट, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की बहन है, सी इज द सन ऑफ डी, सी डी का पुत्र है, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी ई का पति है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ई, एफ ई का भाई है। आप सबको पता होगा, नहीं तो वापस से मैं आपको शो कर देता हूं कि मेल को रेक्टेंगल और फीमेल को सर्किल, और रिलेशंस के अकॉर्डिंग कब एक जनरेशन ऊपर, कब एक जनरेशन नीचे, कब सेम जनरेशन में जाना होता है, कब आपको डबल लाइन लगानी है, किस रिलेशनशिप में आपको डबल लाइन लगानी है, ये सारी चीजें सर ने बता दी है। अब गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट है आपके पास, और इस स्टेटमेंट का हमेशा आप बनाओगे क्या? डायग्राम। तो चलो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन क्या बोली गई है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है, और अगर ए बी का भाई है तो इस लाइन को जो मैं पढ़ूंगा ना कि ए बी का भाई है, तो इस लाइन से किस पर्सन का जेंडर डिफाइन होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर ए भाई है ना, तो ए इज अ मेल, तो ए इज द ब्रदर मींस दैट ए भाई है और ए का जेंडर हुआ मेल, और मेल का मतलब है ए के ऊपर लग जाएगा रेक्टेंगल, और ब्रदर इज इक्वल टू सेम जनरेशन। किसका ब्रदर? बी का। लेकिन आगे का पता नहीं, आगे छोड़ दीजिए आप एक बार के लिए, आगे मत सोचिए, लेकिन पहली लाइन में ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, तो ए मेल है, लेकिन बी का जेंडर डिफाइन हुआ नहीं ना? अगर नहीं हुआ है तो आप अपने मन से कभी भी जेंडर मत लगाइएगा। अगली बात क्या कहता है? बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी बहन है, बी बहन है किसकी? सी की, तो बी इज द सिस्टर, मतलब कि बी फीमेल, और फीमेल इज इक्वल टू सर की, और बी सिस्टर है किसकी? सी की, सिस्टर इज इक्वल टू सेम जनरेशन सर। बट सी का जेंडर नहीं पता तो नहीं पता। उसके बाद क्या बोला गया है?
सी इज द सन ऑफ डी, सी पुत्र है किसका, डी का, तो सी इज द सन, सी सन है ना, तो सी इज अ मेल, और अगर सी पुत्र है, सी सन है, तो डी उसके क्या होंगे, पेरेंट। अगर सी इज द सन, सी पुत्र है, और अगर वो पुत्र हुआ तो डी उसके क्या होंगे, पेरेंट, अभिभावक, और डी अगर उसके पेरेंट होंगे तो पेरेंट जनरेशन कहां होते हैं, ऊपर, तो सी इज द सन, तो डी इज द पेरेंट, डी उसके पेरेंट ही होंगे। अब वो पेरेंट हैं फादर उसके या उसके मदर, डी का जेंडर क्या होगा, मेल या फीमेल, अभी तक नहीं पता, आगे हो सकता है पता लग जाए, लेकिन अभी तक तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे लाइन पढ़ेंगे तो कुछ कंफर्म हो ही जाएगा सर, कहां ही जाएगा वो। और उसके बाद में अगला मैं जब शेप देखता हूं तो क्या कहता है, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी एक पति है, और पति है तो मेल, और पति की बात आती है, हस्बैंड की बात आती है, तो दिस इज अ मैरिड कपल, मींस दैट डी एंड ई इज अ मैरिड कपल, और डी इज अ हस्बैंड, डी एक पति है किसका, ई का। और अपने मन से अभी तक आप जेंडर तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन जब भी कभी आपके पास ऐसा एक रिलेशनशिप आए, दिस रिलेशनशिप नेम इज मैरिड कपल, और मैरिड कपल में एक का जेंडर आप कंफर्म कर देते हो, तो दूसरे का जेंडर वो बोले या ना बोले, लेकिन आप सबको पता है कि अगर डी हस्बैंड होगा तो वही उसकी वाइफ ही होगी। ये चीज ध्यान रखना, दोनों का जेंडर सेम हो नहीं सकता अभी हमारे टॉपिक के लिए। बाकी तो सब कुछ ठीक है सर, कि अगर देखा जाए अनुच्छेद के अंदर या देखा जाए आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ब्लड रिलेशन में तो नहीं हुआ भाई। यहाँ पे तो एक मेल की एक फीमेल से ही शादी होगी। और उसके बाद तो सबसे लास्ट में क्या बोला गया है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ई, एफ भाई है ई का, मतलब कि ब्रदर, तो मींस दैट एफ एंड ई इज अ सेम जनरेशन, एंड देन एफ इज द ब्रदर, एफ भाई है तो एफ इज द मेल। तो जब भी कभी आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट आए तो आपको डायग्राम बनाना है। अगर किसी को यह डाउट है कि सर राइट साइड लेफ्ट साइड क्यों गया, तो आप राइट एंड लेफ्ट तो कहीं भी लेके जाओ, बस ध्यान रखना जनरेशन ऊपर नीचे का, बाकी राइट और लेफ्ट आप कहीं भी लेके जाओ, मुझे ना आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इट्स क्लियर। तो अगर क्लियर है तो आपके पास में होगा क्या, बेसिक क्वेश्चन में आपको एक तो देगा स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के नीचे देगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख लीजिए, ए का पूछा गया है एफ से, तो ए क्या लगता है, ए का जेंडर मेल है, ए क्या लगता है एफ का, तो एफ की सिस्टर, एफ की बहन, और बहन का बेटा, बहन का जो बेटा होगा वो होगा आपका नेफ्यू, जिसे हिंदी में कहा जाता है भांजा। क्योंकि ए का पूछा है ना, तो ए एक जनरेशन नीचे है एफ से, जिससे पूछा गया उससे एक जनरेशन नीचे है, और एक जनरेशन नीचे वाला आंसर नेफ्यू ही होगा, भांजा ही होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिया है पॉज करके, तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। मैं इसको रेस कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, मतलब मैं करवाऊंगा, अभी टाइप स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे अभी, केवल मैं करवाऊंगा, आपको केवल और केवल देखना है बोर्ड की तरफ, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फिर से बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर ही सर करवाएंगे। कुछ बातें और बतानी है जो आपको जाननी चाहिए क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिता हैं। सी इज द सन ऑफ डी, सी डी का पुत्र है, एंड सन ऑफ ए, और ए का भी पुत्र है। तो इस बार केवल और केवल स्टेटमेंट की लाइन 2 है, बट इसमें क्वेश्चन क्या है वो गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
ए एंड डी, ए और डी के बीच क्या संबंध है? ए और डी के बीच क्या संबंध है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। हाउ इज बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी डी से, बी डी से किस प्रकार संबंधित है? ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? हाउ इज डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? डी बी से, डी बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए, मतलब केवल स्टेटमेंट की लाइन तो 2 है, लेकिन आपके पास में क्वेश्चन 3 है। इसको करवाने का पर्पस क्या है वो गौर से देखिएगा। केवल और केवल देखना ही है, समझना ही है। अगर आपको करना है तो आपको अगले क्वेश्चन से बिल्कुल छूट दी जाएगी। पहले आप कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर बताना। अभी नहीं, अभी समझ लीजिए। केवल ये क्लास मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ टॉपिक के कनेक्शंस को दिए, उसके बाद में आप आइए ना अगली क्लास। आप हूं, मैं हूं, बात बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ये फॉर्मेट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है डायग्राम बनाना होता है। सबसे पहले लाइन क्या बोली गई है ये देख लेते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी। ए जो है वो पिता है बी के। ए पिता है बी के, तो ए इज द फादर, तो ए इज द मेल। और ए इज द फादर ऑफ बी, अगर ए पिता है तो बी क्या होगा? उसका बच्चा, उसका चाइल्ड। लेकिन बी उसका बच्चा तो है, लेकिन सन है या डॉटर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ना। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दी है तो हमने उतनी ही बना दी। उसके बाद में क्या बोला गया है? सी इज द सन ऑफ डी। सी बेटा है, और अगर सी बेटा है तो डी उसके क्या होंगे? पेरेंट। सही है, सी इज द सन, अगर सी सन है तो डी उसके पेरेंट ही होंगे सर। लेकिन डी इज अ पेरेंट, ये श्योर है, बट डी इज अ मेल या डी इज अ फीमेल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ना, तो नहीं बनाएंगे डायग्राम ऊपर इसके मेल या फीमेल। और सर सी और डी का बोला है तो ए और बी से कोई लिंक नहीं, इसलिए उसको साइड में रख दिया। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? लिंक करते हुए जा रहे थे, इस बार थोड़ा डिफरेंट है शेप। उसके बाद में सी बेटा है डी का, और बेटा है किसका? ए का। और ए का भी बेटा है, कौन कौन? अगर ये डाउट आता है कि सर लाइन समझने में कंफ्यूजन आता है, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, वो गौर से सुनना। अगर एक लाइन में वर्ड आता है हु को हिंदी में कहा जाता है जो, या फिर लाइन में आता है विच, जिसे हिंदी में कहा जाता है जिसका या जिसकी। अगर ये वर्ड्स लाइन में आते हैं तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा सेकंड पर्सन से रिलेशन करना। किस पर्सन से? सेकंड पर्सन से। कैसी आती लाइन? सी इज द सन ऑफ डी। सी डी का पुत्र है। हु एंड की जगह पे होता हु इज सेकंड, हु इज सन ऑफ ए, जो कि ए का भी बेटा है। तो पूरी लाइन क्या बनती? सी डी का पुत्र है जो ए का भी पुत्र है। तो अगर एंड की जगह पे हु लगा होता तो उस केस में सेकंड पर्सन से रिलेशन होता। इससे सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है? तो जब मैं इस लाइन को पढ़ूंगा ना, तो सी इज अ फर्स्ट पर्सन और डी इज अ सेकंड पर्सन। तो हु की जगह पे डी होता और डी लगता, तो डी इज द सन ऑफ ए, डी बेटा होता ए का। क्लियर? और अगर लाइन में आपके पास आता है एंड, कौन सा? एंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है और, या फिर बट। हिंदी में कई सारे वर्ड आते हैं हिंदी में तो बट के, लेकिन, किंतु, परंतु। और या फिर लाइन में आता आपका वाइल इजिकल टू, जबकि। अगर ये वर्ड्स आपके सामने आते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस पर्सन से रिलेशन होगा, तो हमेशा होगा फर्स्ट पर्सन से रिलेशन। और अभी के लिए जो लाइन में आया है वो कौन सा वर्ड है? एंड। एंड का मतलब है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो उस एंड को कट करके वहां पर फर्स्ट पर्सन को लिख दीजिए, मतलब कि सी को लिख दीजिए। और सी को लिखने के बाद में एंड सन ऑफ ए कॉल करने की जरूरत नहीं है। सी इज द सन ऑफ ए, सी बेटा है ए का, ये बोलने की जरूरत है।
तो सी अगर बेटा है ए का तो लिंक बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर बी के भी फादर ए, सी के भी फादर ए, दोनों के फादर ए ही हैं, तो बी और सी का रिलेशन क्या होगा, तो वो सिबलिंग्स होंगे या नहीं होंगे। तो वो एग्जामिनर बोलेगा नहीं, वो इतनी बात देखकर आपको बोलेगा कि अब देख लो, आप एज्यूम कर लो अपने हिसाब से। तो वो बोलेगा नहीं कि बी एंड सी इज सिबलिंग्स, वो बोलेगा नहीं, अपने आप से समझना होगा, क्योंकि दोनों के फादर अगर एक ही हैं तो उन दोनों का रिलेशन क्या होगा, सिबलिंग्स का। और अगर ये सिबलिंग्स हैं तो ये दोनों क्या होंगे, मदर एंड फादर, और मदर एंड फादर का आपस में रिलेशन क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो जब भी कभी आपके सामने ब्लड रिलेशन का कोई भी स्टेटमेंट आता है तो वो 80% तो इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन 20% आपको खुद को एज्यूमिंग के अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा। और अगर ए और डी हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ के बीच में डबल लाइन लगी है और ए अगर मेल है तो डी का जेंडर क्या होगा, फीमेल। कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट है नहीं तो अभी भी आपके सामने क्या बी का जेंडर डिफाइन हुआ क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर नहीं। और अपने मन से आप कर भी नहीं सकते हो, अपने मन से इसको आप जेंडर दिया, क्यों, क्योंकि दिस इज हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन अपने मन से बी को कैसे जेंडर दे दोगे आप? इट्स क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, अपने मन से आप जेंडर नहीं दे सकते हो। तो डायग्राम जिस तरह से बनाया गया वो समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस करके भेज दीजिए। क्लियर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी? ए और डी के बीच क्या संबंध है? तो देख लीजिए ए और डी के बीच क्या संबंध है। आंसर इज हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी का रिलेशन है दोनों के बीच। कोई डाउट? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी का संबंध डी से किस प्रकार है? तो बी का पूछा है डी से। अगर बी का पूछा गया है डी से तो आप मुझे बस ये बता दीजिए कि बी क्या लगता है डी का। तो आप क्या बोलोगे, सर बी का पूछा है ना, बी का जेंडर ही नहीं पता। और अगर जेंडर ही नहीं पता है तो आंसर क्या होगा, श्योर या नॉट श्योर? अगर जेंडर ही नहीं पता है जिसका पूछा है तो आंसर श्योर होगा या नॉट श्योर? तो आप क्या बोलोगे, सर नॉट श्योर। और नॉट श्योर का मतलब होता है एक से ज्यादा आंसर आना। और बी का पूछा है तो बी जो है तो उसी का ही बच्चा, लेकिन अगर मुझसे आप आंसर पूछोगे तो मैं पहला आंसर इसका दूंगा, या तो होगा बेटा या होगी बेटी। अगर सर बेटा और बेटी नहीं हुआ क्वेश्चन में तो होगा चाइल्ड। नॉट श्योर है ना, तो एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। और अगर चाइल्ड भी नहीं हुआ तो तीसरा और आखिरी ऑप्शन होगा सी एंड डी। सी एंड डी का फुल फॉर्म होता है कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अगर जिस पर्सन का जेंडर डिफाइन नहीं है उसके आंसर एक से ज्यादा आते हैं। कौन कौन से, वो आपके सामने है। अगर सर इन तीनों में से तीनों ही ऑप्शन में आ गए, चार में से, तो हम कौन सा चूज करेंगे? तो पहला जो आपका आंसर होगा, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी का जो आंसर होगा वो सन और डॉटर होगा। बाकी फिर कोई भी ऑप्शन में है अगर सन और डॉटर लिखा हुआ है, मतलब सन और डॉटर के बीच में और लगाया हुआ है, तो दिस इज राइट। ओनली सन भी गलत हो जाएगा और ओनली डॉटर भी गलत हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई दो ऑप्शन है तो जो प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग है वो लिख लीजिएगा। मतलब पहली प्रायोरिटी सन और डॉटर है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में उनकी प्रायोरिटीज होगी, इसलिए जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है ना, हाउ इज डी, किसका पूछा है? डी का ना। जिसका पूछा है डी का उसका तो जेंडर डिफाइन है ना, और डी का पूछा है किससे? बी से। तो डी क्या लगती है? तो सर डी तो उसकी हर हाल में मां ही लगती है। तो आपको जिस पर्सन का पूछेगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा, और जिस पर्सन का पूछा है अगर उसका जेंडर डिफाइन है तो आंसर हर हाल में मां ही होगी, मतलब श्योर ही होगा। तो डी का पूछा है बी से तो डी उसकी मां ही होगी, भले वो बी मेल हो या बी फीमेल हो। डी इज अ मदर, तो डी इज अ मदर, सो आंसर इज अ मदर इज राइट आंसर। तो यहां पर हमने पहली क्लास देखो ओवर करने का टाइम तो हो चुका है, तो ओवर करना है ही, लेकिन अगली क्लास से टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको करने को देंगे और आप हैंड टू हैंड करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। तो आज की क्लास यहां पर तो मैं खत्म करना चाहूंगा ही चाहूंगा, लेकिन अगली क्लास में जरूर जुड़ना भूलिएगा, क्योंकि अगली क्लास में आपको मैं ये चीज बता दूंगा कि इसमें आपको टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चंस है जो मैंने करवाए थे वो आपको कितने समझ में आए हैं। तो आप तो अभी ज्वाइन कर लीजिए अगली क्लास, इसको खत्म करके अगली में आ ही जाइए और जल्दी से अपने आंसर कंप्लीट करने चालू कर दीजिए। और आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।